जय हिंद साथियों, हमारे परिवार विहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये वे सभी प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे लेवल के सिलेक्टेड प्रश्न हैं। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्जामों में यहाँ से बहुत लाभ होगा। तो हम जल्दी से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। पूछा जाता है यह कब पढ़ा गया था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी के द्वारा जैन संघ की स्थापना किया गया था। यह बिहार के पावापुरी नामक स्थल पे किया गया था। जैन धर्म से कुछ जिक्के याद रखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे पूछा जाता है, तो ऋषभदेव उनके प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। याद रखेगा, जैन धर्म के दो संगतियाँ हुई थी। पहला हुआ था यह पाटलिपुत्रा में, जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु के प्रयोग किए थे। याद रखिएगा, लोहा का भी प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक काल में ही किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? गद्य और पद दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है। गद्य और पद वाला वेद पूछा जाता है तो यजुर्वेद, और पूछा जाएगा कि मंत्र और आराधना वाला वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। और यज्ञ आहुति वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। और उसके बाद सामवेद आता है जिसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। और उसके बाद अथर्ववेद है जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में वर्णन किया गया है। ये सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा गया है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बिना ताज के बादशाह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा काल में तांबे का रथ की खोज किस स्थल से हुई है? तो दैमाबाद से तांबे की रथ का खोज किया गया था हड़प्पा काल में। याद रखेगा, दैमाबाद वही जगह है जो हड़प्पा काल का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ सभी बॉर्डर को हम याद रखते हैं। उत्तरी बिंदु को हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु को हम मांडा कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी बिंदु दैमाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगर पूर्वी बिंदु को बात करें तो यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के यह मेरठ जिले में। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो सुतका गैंडोर है, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। यह बॉर्डर को याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया गया है किनके लिए? तो महावीर स्वामी के लिए। और कब कहलाए थे यति? तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी जी को यति कहा गया था। यहाँ याद रखिएगा, महावीर स्वामी को घर त्यागने के बाद 12 सालों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की बात करें तो 6 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो हड़प्पा काल के मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखेगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। यह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया था। उसके अगले साल 1922 में यह मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। याद रखेगा, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन लॉर्ड एलिंगम द्वितीय का है। हमारा राइट आंसर लॉर्ड एलिंगम द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो विष्णु का 10 अवतार किस पुराण में लिखा गया है? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म
की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचरों का प्रधानता की गई है? तो वज्रयान शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचरणों के बारे में बौद्ध धर्म में लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? तो विजय विट्ठल मंदिर यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, हम्पी कर्नाटक जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किए थे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी यह किस नदी के किनारे स्थित थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। आगे देखते हैं, किस शासक ने चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ कृति स्तंभ है जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कृति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। एक थे महाराणा प्रताप, वे अकबर से यह 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध लड़े थे। याद रखिएगा, हल्दी घाटी की युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कब हुई थी? तो 1576 ईस्वी में। अगला देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के पहले यह राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। यह पूछा जाता है कि भारत की खोज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारत की खोज पुस्तक के रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, यह पुस्तक के लेखक पूछ दिया जाता है तो महात्मा गांधी थे इसके रचयिता। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या सिक्के नायडू ट्रॉफी, यह तीनों का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो एलपीजी का फुल फॉर्म काफ़ी आसान सवाल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ याद रखिएगा, एक होता है एलपीजी और एक होता है सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी में क्या अंतर है? तो सीएनजी जो होता है, सीएनजी को ऊपर लिखेंगे और एलपीजी को नीचे लिखेंगे। ऊपर का दो गैस होता है इथेन और मीथेन, यह सीएनजी में प्रयोग किया जाता है, और नीचे का दो गैस होता है तीसरा और चौथा प्रोपेन या ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग एलपीजी में किया जाता है। और सिगरेट लाइटर प्रश्न एक पूछा जाता है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। इसे याद रखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है। पूछा जाता है प्रश्न, सभी को तो पता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की निधन कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? 1917 में किए थे दोस्तों। तो यह पुणे महाराष्ट्र में किए थे। और एनी बेसेंट कहाँ किए थे? तो यह मद्रास में किए थे। 1917 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया, और 1917 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो हर 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्यों को राज्यसभा से निष्कासित किया जाता है, हटा दिया जाता है। और पूछा जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल कितना होता है? तो 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो इसका कार्यकाल असीमित होता है, क्योंकि यह समाप्त होने वाला सदन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्षों का कार्यकाल होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन है। और पूछा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट थे। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसकी सर्वाधिक यह पाया जाता है गुजरात में और कर्नाटक राज्य में, इसे याद रखिएगा। और यहाँ कपास की खेती सर्वाधिक होती है। एक फैक्ट याद रखिएगा, काली मिट्टी में नमी अधिक पाई जाती है, इसलिए काली मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति उसमें अधिक पाई जाती है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और इसमें सर्वाधिक कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसका सर्वाधिक प्रचुरता दक्कन के पठारी क्षेत्रों में है।
अगला देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? साथियों, भारत में 51% क्षेत्रफल पर कृषि योग्य भूमि है, कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह झूम खेती कहलाती है, यानी कि इस जगह पे खेती करने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है और इसके 2-3 साल बाद यहाँ खेती करते हैं, 2-3 साल तक खेती करते हैं, फिर यहाँ का उपजाऊ जमीन बंजर हो जाता है। उसके बाद यहाँ के पेड़ पौधों को काट करके यहाँ खेती की जाती है। इस खेती को झूम खेती के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक पूर्वोत्तर राज्यों में होता है और खास तौर पे बात करें तो यह मिजोरम राज्य में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे देश के संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शासन की एकात्मकता पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज होता है। जो किसी देश में एक शासन व्यवस्था होगा उसका राज्य दृढ़ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य चुने गए थे। याद रखिएगा, संविधान सभा जो कि यह कैबिनेट मिशन आया था उसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस जो थे उसके अध्यक्ष थे। स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन लाए थे वे भी सदस्य थे, और एबी अलेक्जेंडर 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लाए गए हैं? तो यहाँ पे भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के बारे में लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। यह 1946 में आया था। अभी हमने बात किया, इसके सदस्य 3 थे। स्टोफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और एक थे एबी अलेक्जेंडर। यहाँ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके 2 दिन उपरांत 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और फिर उसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें उद्देशिका को पेश किया गया था। किसके द्वारा पूछा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके अगले साल 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा, यह सब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। पूछा जाएगा कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। याद रखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। याद रखिएगा, भारत को किस रूप में घोषित करते हैं? तो एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन को 26 नवंबर 1949 को लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और 26 नवंबर को कानून दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो 1 बार किया गया था। यह कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस समय किसकी सरकार थी? तो इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान और इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं 42वां संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो कहीं पे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है।
अगला, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1 में ही भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। याद रखिएगा, भारत को इंडिया कहा गया है अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना भारत में संघवाद देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह सभी को पता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 को लाल किला पे शहनाई कौन बजाए थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, उन्हें शहनाई बजाने का अवसर प्रदान हुआ था। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। बात करें भारत रत्न की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी से। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव। राव से पता चल रहा है कि राय दे रहे हैं, तो राय से याद रखिएगा ये सलाहकार थे। अगला प्रश्न, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में द्विसदन, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा संघीय पद्धति में। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है किस देश से? तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में इंग्लैंड के द्वारा लिया गया है। याद रखिएगा, एकल नागरिकता भारत में है, इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक तो केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का। ऐसे याद रखिएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और प्रस्तावना की भाषा पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत भारत में कहाँ लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का भाग नंबर 2 है जो कि नागरिकता के बारे में है। और भाग नंबर 1 राज्य और यूटी के बारे में वर्णन है। और भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में। और भाग 4 क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। और भाग 4 का एक क्या है? तो यह मूल कर्तव्य के बारे में है, जो कि रूस के संविधान से भारत में लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद निकट है, तो यह कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया है भारत में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो संघवाद की योजना भारत में कनाडा के संविधान से, हमने अभी देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कुछ कांग्रेस से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न बनते हैं, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता किए थे? तो कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय गवर्नर जनरल भारत के। उन्हीं के समय 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। याद रखिएगा, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और हर्मिट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और गर्मियों में छुट्टियां मनाने शिमला कौन जाते थे? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो गर्मियों में छुट्टियां मनाने या लॉर्ड डलहौजी शिमला जाता था। अगला देखते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की आकलन सर्वप्रथम कौन किए थे? तो भारत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की आकलन की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था
कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन को किया था, याद रखिएगा। 1955 में लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किए थे। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा? तो अभी हमने पढ़ा लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो यह 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह काफ़ी इजी सवाल है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में की गई थी। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे मुखर्जी। और बात करें यहाँ दूसरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। यहाँ मैप से याद रखिएगा, प्रथम यहाँ ऐसे याद रखिएगा, प्रथम हुआ था मुंबई में और दूसरा हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पारसी प्रथम अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने 1886 में इसकी दूसरी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ? मद्रास में। उसके बाद चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे, वे अध्यक्षता कर रहे थे। इस तरह से आप याद रखिएगा, पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा हुआ था कोलकाता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, चौथा हुआ था इलाहाबाद में। आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1905 में बनारस में अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था, तो उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ याद रखिएगा 1905 में ही अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। लेकिन 1905 में एक और अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसकी अध्यक्षता पूछा गया है गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु अगर पूछा जाएगा तो लियो टोल्स्टॉय आध्यात्मिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों, यही सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यानपूर्वक समझे होंगे तो आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल जो डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे वे सभी भी बन जाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।